तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज़ रिलेटेड विद वेरिएबल्स। आर्टिकल 1.3.1.2 आर्टिकल 1.3.2 हमारा मेन टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है। आर्टिकल 1.3 इज़ अबाउट प्रोग्रामिंग बेसिक्स। उसमें पहले हमने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। देन हमने मूव किया था कॉन्स्टेंट्स की तरफ, जो कि आर्टिकल 1.3.1 था। आज उसी से आगे टॉपिक है, वो है 1.3.2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट, वेरिएबल्स क्या हैं? इसको पढ़ने से पहले, इसकी स्टडी करने से पहले एक थोड़ा सा रिव्यू कर लें कांस्टेंट का कि वो क्या थे। याद होगा आपको कि मैंने आपको स्टडी करवाया था, पढ़ाया था कि कांस्टेंट एक ऐसी आप वैल्यू कह सकते हैं कि जिसकी कीमत चेंज नहीं होती। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। यानी कांस्टेंट अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते। अब उसी से आगे अगर वेरिएबल्स को देखा जाए तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स क्या हैं? असल में ये नाम होते हैं जो हम मेमोरी लोकेशंस को देते हैं। यानी जो हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास मेमोरी है, उनकी अलग अलग लोकेशंस है, अलग अलग जगह हैं। तो हम हर लोकेशन को, हर जगह को एक नाम दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? As the data is physically stored inside the computer's memory, data is physically stored inside the computer's memory, क्योंकि जो डाटा होता है स्टूडेंट्स, वो फिजिकली तौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज हो जाता है। तो जहाँ पर वो महफूज होगा वो मेमोरी लोकेशन होगी और उसका कोई ना कोई नाम होगा। और इस जगह को, उस मेमोरी लोकेशन को किससे हम अटैच कर देते हैं? वेरिएबल से। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स में हम एक प्रोग्राम में वैल्यू चेंज नहीं करते थे। वेरिएबल्स में हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम, कि आप एक प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल की वैल्यू, उसकी कीमत चेंज कर सकते हैं। It means that in a program, एक प्रोग्राम में, if a variable contains value 5, अगर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो उसके अंदर कीमत है, जो मेमोरी लोकेशन उसको अलॉट हो गई है, वो 5 है, then later we can give it an other value that replaces the value 5। हम कुछ देर बाद उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और वो जो ऑलरेडी वैल्यू दी गई होगी उसको रिप्लेस कर देगी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट के अंदर हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती थी। हम उनको कांस्टेंट, एक पूरी की पूरी या फिक्स्ड वैल्यू दे देते थे। लेकिन वेरिएबल्स में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी वैल्यूज़ हम वक्त के साथ अगर उसको चेंज करना चाहते हैं या अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
वेरिएबल क्या है कि वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम, कांस्टेंट क्या था, वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। आगे वो कह रहा है ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, हर वेरिएबल का स्टूडेंट्स एक नाम होता है और उस नाम को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, यानी शनाख्त करने वाला। वो नाम जो होता है स्टूडेंट्स वो उस वेरिएबल की शनाख्त करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इसका नाम क्या है। एंड हैज़ ए डाटा टाइप, और उसके पास एक उसकी डाटा की टाइप होती है कि इस नाम के बाद इसकी जो टाइप है वो, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो नाम है या इसमें वैल्यू किस टाइप की आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी। डाटा टाइप्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा, वो अब आपने जो डाटा दिया है उसकी टाइप को बयान करेंगे। दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल में वैल्यू स्टूडेंट्स स्टोर होगी, उस टाइप को, उस डाटा की टाइप को वो डिस्क्राइब करेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि हर वेरिएबल का एक नाम होता है और वो एक अलग नाम होता है और उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, और उसके पास एक उसकी डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप क्या करती है, आपका जो डाटा है उसकी टाइप, उसकी किस्म बयान करेगा वो, जो आपने अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स, अब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी 10th क्लास का मेन टॉपिक भी है, इसके अंदर भी डाटा टाइप्स हैं और वो कौन सी हैं वो बताता है, इंट, फ्लोट एंड करेक्टर। ये CHAR से जो बनता है वो करेक्टर की एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है करेक्टर की। तो इंट, फ्लोट एंड करेक्टर। The types int, float and character are used to store integer, real and character data respectively। क्या मतलब हुआ कि आपकी जो int वैल्यू है, int डाटा टाइप है, वो इंटीजर को स्टोर करेगी, फ्लोट रियल वैल्यूज़ को, एंड करेक्टर जो है वो करेक्टर डाटा को अपने मेमोरी में स्टोर करेगी। अब नीचे एक टेबल दिखा रहा है द मैचिंग डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। आइए हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारी टाइप है इंटीजर। मैचिंग डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, इसके जो मैच करती है वो इंट करती है, यानी टाइप ऑफ डाटा है इंटीजर, मैचिंग डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज में क्या होगा, इंट। अब आगे इसकी वैल्यूज़ क्या हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़, जैसे कि उसने आपको बताया है नंबर से कि 1 2 3 इंटीजर्स। टाइप ऑफ डाटा नेक्स्ट इज रियल। रियल में हमारे पास क्या आते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोट किसको कहते हैं, जो आपकी वैल्यूज फ्लोट कर रही होती हैं। नेक्स्ट यानी कि पॉइंट्स वाली 23.5, इधर एक एग्जांपल से भी बताया कि इशारिये वाली रकमें, इशारिये वाले नंबर जितने भी होंगे वो कौन सी डाटा टाइप्स में आएंगे, फ्लोट डाटा टाइप में, और इनको क्या कहते हैं, रियल टाइप ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स करेक्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHAR, करेक्टर CHAR से लिखते हैं, और इसको लिखने का ये है कि यहाँ हमने कोई भी इंग्लिश का वर्ड देना हो, कोई करेक्टर देना हो इंग्लिश का, तो हम फिर उसकी जो डाटा टाइप को यूज़ करते हैं वो करेक्टर टाइप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें वेरिएबल क्या हैं, जिनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम के दौरान चेंज होती हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिक नेम होता है एक वेरिएबल का, जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और उसके पास उसकी एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप हमें बताती है कि आपने जो अपने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किया है वो किस टाइप का है। अगर आपके कोई नंबर्स हैं तो उसकी डाटा टाइप इंट होगी। अगर आपका कोई इशारिये वाली रकमें हैं, इशारिये वाले नंबर्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में बताया है 23.5, तो आप फ्लोट टाइप ऑफ डाटा यूज़ करेंगे। और अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए करेक्टर टाइप ऑफ डाटा का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम डिटेल से टाइप्स ऑफ डाटा जो हैं फॉर ए वेरिएबल, इसको मज़ीद स्टडी करते हैं।
डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल आर्टिकल 1.3.3 जो कि रिलेट करता है आर्टिकल 1.3.2 वेरिएबल से। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल जो सी लैंग्वेज में होता है स्टूडेंट्स, वो एक कोई ना कोई अपनी एक डाटा की टाइप रखेगा। The data type not only describes the type of data to be stored inside the variable। अब वो डाटा की टाइप ना सिर्फ ये डिस्क्राइब करती है, इस चीज़ की वजाहत नहीं करती सिर्फ कि टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर्ड हो रहा है वेरिएबल में वो कौन सा है, but also the number of bytes that the compiler needs to reserve for data storage। बल्कि हमें वो डाटा टाइप ये भी बताती है कि आया कंपाइलर को कितनी स्पेस, कितनी बाइट्स चाहिए, किस लिए, टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज, कि उसने जो डाटा स्टोर करना है तो कंपाइलर कितने नंबर ऑफ बाइट्स यूज़ करेगा, कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेगा, हमें ये भी बताता है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमें वो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं जो हमें सी लैंग्वेज देती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, सम कंपाइलर्स यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी में से वो 2 बाइट्स ले लेगी टू स्टोर एन इंट वैल्यू। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं, कुछ कंपाइलर ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि आपने अगर कोई नंबरिंग वाली वैल्यू दी है, नंबर्स दिए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की नहीं, मैं इसमें इशारिया वाली नंबर्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इधर इंटीजर्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आपने वो दिए हैं तो कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो 2 बाइट्स यूज़ करते हैं। इन सच कंपाइलर्स एन इंट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -32,768 टू 32,768। जो इंटीजर की वैल्यूज़ होती है उन कंपाइलर्स में वो रेंज कहाँ से करती है कि आपने इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम माइनस में आप -32,768 तक जा सकते हैं और पॉजिटिव में आप 32,768 तक आ सकते हैं। यानी कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि जो कंपाइलर सी लैंग्वेज में मॉडर्न एज में यूज़ हो रहे हैं वो कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं अपने अंदर, किस रेंज में करते हैं। तो आइए हम उनको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, पहली हमारी टाइप है इंटीजर इंट, और इसके अंदर साइंड और अनसाइंड डाटा टाइप आती है। साइंड का मतलब होता है कि जिसके साथ मतलब आप कोई ना कोई साइन लगा देते हैं। अनसाइंड का मतलब कि अगर उसके साथ कोई साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा हुआ। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। स्टूडेंट्स, इंटीजर डाटा टाइप कौन सी होती है? टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, जो अपने अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करती हैं? इंटीजर वैल्यू, जिसको हम होल नंबर्स कह देते हैं। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था कि कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जिसमें इंटीजर वैल्यूज जो है, इंटीजर डाटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स लेती है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज द कीवर्ड इंट। जब भी स्टूडेंट आपने एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, आप उस डाटा टाइप के लिए जो कीवर्ड है वो इंट यूज करोगे आप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इंटीजर डाटा टाइप में हम होल नंबर्स का यूज़ करते हैं, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं, और जब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जब आप उसकी डाटा टाइप बताते हैं तो उसके लिए आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
उसकी टाइप है कि साइंड इंट और अनसाइंड इंट क्या है। साइंड इंट, अ साइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। एक जो साइंड इंटीजर है वो अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज। अब उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी साइंड इंट की, ये मेंशन की गई है, -2 अरब 14,83,648 टू +2 अरब 2,14,84,83,647। ये उसकी रेंज है कि हम अपनी वैल्यूज़ जो इंटीजर में हमने डाटा टाइप में देनी है वो इस रेंज में दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज कंसीडर्ड एज ए साइंड इंटीजर। स्टूडेंट्स, जब आप वेरिएबल के नाम के बाद टाइप इंट लिख देते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसको कौन सी टाइप लेता है, साइंड इंट लेता है उसको। अनसाइंड इंट क्या है, अनसाइंड इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी अनसाइंड इंट के, एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 4 294,967,295। 4 अरब 29 crore 49 lakhs 67,295। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अनसाइंड इंटीजर। जब आपने पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी होती है तो स्टूडेंट्स आप उस वक्त कीवर्ड अनसाइंड इंट का इस्तेमाल करते हैं। हमने स्टडी किया था इंटीजर डाटा टाइप में यहाँ पर कि वी यूज कीवर्ड इंटीजर व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। नाउ अब हमें ये बताया जा रहा है कि जब आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देनी हो तो आप कीवर्ड जो यूज़ करेंगे वो अनसाइंड इंट यूज़ करेंगे टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर, जिसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम फ्लोट के नाम से, फ्लोट के कीवर्ड से याद रखते हैं। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे नंबर जिनके अंदर इशारिये का इस्तेमाल होता है, हम उस वक़्त डाटा टाइप में कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप। अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसाइजन, यानी 6 डिजिट्स तक वो आपका जो इशारिया है वो जाता हो। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, जब आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करें जिसकी टाइप यानी जिस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी हो वो फ्लोट हो, वी यूज़ कीवर्ड फ्लोट। हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोट कीवर्ड। अ फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स। कितनी मेमोरी, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं, यानी आपका इंटीजर भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहे थे, आपके फ्लोटिंग पॉइंट भी कितनी मेमोरी ले रहे हैं, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 3.4 into 10 power minus 38 to 3.4 into 10 power 38। फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज की रेंज जो है वो यहाँ पर बता दी गई है। नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास जो है वो है करैक्टर डाटा। To declare a character type variables in C, we use the keyword correct, CHAR। हम स्टूडेंट्स एक कीवर्ड यूज करते हैं CHAR। आप इसको CHAR या चार या के नाम से, कैर के नाम से, जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम कीवर्ड करैक्टर में यूज करते हैं। इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स ये MCQs के लिए लिहाज से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि करैक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करते वक्त मेमोरी की कितनी बाइट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। करैक्टर डाटा टाइप, अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली।
यानी जब आप अपने वेरिएबल के लिए करैक्टर टाइप डाटा टाइप को बयान करेंगे तो वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ वन करैक्टर को स्टोर करेगा। यानी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी एक बड़ी सारी रेंज थी, साइंड जिसमें साइंड इंट अनसाइंड इंट के लिए भी हमारे पास रेंजेस बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वेरिएबल अपने लिए डाटा टाइप कैरेक्टर यूज़ करता है तो वो उसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर के स्टोर होने की गुंजाइश है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन डाटा टाइप्स की समझ आ गई होगी कि इंटीजर डाटा टाइप कब यूज़ होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कब यूज़ होते हैं और कैरेक्टर डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आर्टिकल 1.3.4 दैट इज नेम्ड एज नेम ऑफ अ वेरिएबल। यानी हमने अब वेरिएबल की डाटा टाइप्स भी पढ़ ली, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन भी पढ़ ली, अब उसको नाम कैसे देना है वो भी तो कोई ना कोई उसका कानून होगा, वो भी किसी ना किसी रूल के तहत, किसी ना किसी सिंटैक्स के तहत ही हम देंगे। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि नेम ऑफ अ वेरिएबल क्या है। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी डेफिनेशन में कि हर वेरिएबल का एक अलग से नाम होता है या आइडेंटिफायर होता है। फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू नेम अ वेरिएबल। अब इसके जो रूल्स हैं वो नीचे बयान किए गए हैं। फर्स्ट रूल क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। एक वेरिएबल का जो नाम है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे। वो अपर केस में यानी बड़े कैप्स में भी हो सकते हैं और लोअर केस में भी हो सकते हैं, अपर केस और लोअर केस। अब डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर का साइन भी हो सकता है। यानी कि आपने जब अपना वेरिएबल का नाम देना है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और आपका अंडरस्कोर का, इस निशान की बात हो रही है यहाँ पर, ये निशान भी आपका यूज़ एज ए वेरिएबल नेम हो सकता है। नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। आपका स्टूडेंट जो वेरिएबल का नाम है वो जब स्टार्ट होगा वो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट के लेटर से होगा या अंडरस्कोर के निशान से होगा। हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा तो है कि एक वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन भी हो सकता है। लेकिन सेकंड रूल हमें ये बताया जा रहा है कि जब आपने उसका नाम शुरू करना है तो शुरू के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक लेटर का इस्तेमाल करेंगे और एन अंडरस्कोर या फिर एक अंडरस्कोर जो निशान है। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। आप किसी नंबर से अपने वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। थर्ड रूल हमारे पास क्या है? रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़े थे कि रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से ही फिक्स कर दी गई होती है, बयान कर दी गई होती है। हम उनको किसी और मकसद के लिए नहीं यूज़ कर सकते, हम उनको उसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जिन के लिए या जिस जो डेफिनेशन उनके लिए बना दी गई है। तो हम किसी रिजर्व वर्ड को एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोर्थ वन है देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। कि इस बारे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने वेरिएबल का नाम कितना लॉन्ग बड़ा रखना है, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ। हमें एक मेयारी या एक ऐसी लेंथ को इंतखाब करना चाहिए फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको एक मुतदल या एक कंसाइज लेंथ, ऐसी लेंथ जो कि समझ भी आए, उस लेंथ का वेरिएबल का नाम लिखने की ज़रूरत है।
तो आइए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने यहाँ पर अब नाम, वेरिएबल का नाम देखना तो सीख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो आइए मूव करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आपको बताएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, आर्टिकल 1.3.5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। We need to declare a variable before we can use it in the program. Student, जब हमें किसी प्रोग्राम में वेरिएबल की ज़रूरत है तो वो हमें वहाँ यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। Declaring a variable includes specifying its data type and giving it a valid name. Declaring में एक valid नाम होता है और उसकी डाटा की टाइप होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दूं कि डिक्लेरेशन के अंदर दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आप उसकी डाटा की टाइप पहले बताएंगे और फिर आप उसको एक वैलिड नेम देंगे उस वेरिएबल को। अब ये उसका एक नीचे सिंटैक्स लिख दिया गया है, इसको देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फर्स्ट आपने उसको एक डाटा की टाइप दी, जो कि ऊपर लाइन में भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप पहले उसको डाटा टाइप देंगे एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम, और यहाँ पर आपका फिर उस वेरिएबल का नाम आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सिंटैक्स से आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। Some examples of valid variable declarations are, ये जो एग्जाम्पल नीचे बयान की गई हैं वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशंस की, आइए इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक डाटा टाइप बताई अनसाइंड इंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंड इंट या इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि यहाँ पर ना इंट साइन नहीं यूज़ की डाटा टाइप। क्यों नहीं यूज़ की? क्योंकि आगे अगर आप देखें तो वेरिएबल का जो नेम है वो एज है। तो आप खुद समझदार हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनसाइंड इंट में हमने स्टडी किया था कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। मैं यहाँ पर साइन से बता भी देता हूँ आपको कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो जब आप एज यानी अपनी उम्र का हिसाब लगाते हैं या पता लगाना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती हैं। तो इसका मतलब कि इस डाटा टाइप में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू शुमार होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि इस वक्त यहाँ पर जो डाटा टाइप है वो अनसाइंड इंट की है और उसका नाम क्या है? एज। अब नेक्स्ट में हमें बता रहे हैं कि फ्लोट डाटा टाइप है और फिर हाइट बताइए, यानी हाइट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 होगी, किसी की 5.6 भी हो सकती है, किसी की 6.1 भी हो सकती है। तो इसलिए जब हम इशारिया या फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, और आपको वेरिएबल के नाम से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें ऐसी वैल्यूज़ आनी हैं या आएंगी जो कि फिक्स इंटीजर की नहीं है, उसमें पॉइंट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर सैलरी एंड करेक्टर, जिसमें वो बता रहा है मैरिटल स्टेटस कि आप यहाँ पर बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो आपने एक करेक्टर का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ से आप उसका डाटा की टाइप्स का इस्तेमाल करते हुए आप उसकी कीमत बता सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप में आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं अगर वो सेम डाटा टाइप के हैं। अगर वो सेम डाटा टाइप के हैं स्टूडेंट्स, तो हम एक ही नाम, मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर डाटा टाइप एक ही है, एक ही सिंगल स्टेटमेंट। जैसे उसने यहाँ पर अनसाइंड इंट डाटा टाइप यूज़ की। अब मल्टीपल वेरिएबल्स कौन से हैं?
फर्स्ट वन हमारे पास एज, सेकंड वन बेसिक सैलरी, थर्ड वन ग्रॉस सैलरी। ये एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी जो तीनों वेरिएबल्स की जो टाइप है वो अनसाइंड इंट ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिक्लेरेशन का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सबसे पहले डाटा की टाइप देते हैं और उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम देते हैं। हमें जो वेरिएबल के नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम डाटा टाइप कौन सी है, और डाटा टाइप अगर आपने फ्लोट दिया है तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ देनी है वो कौन सी टाइप की देनी है। अगर आप फ्लोट दे रहे हैं तो इशारिये वाली हैं, अगर इंटीजर दे रहे हैं तो इसमें INT कीवर्ड यूज़ करेंगे और वो फ्लोट टाइप भी वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो आइए मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो इस हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। उसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी इसकी, अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन की आपको समझ नहीं आ रही तो उसको एक एग्जांपल से भी समझाते हैं कि जैसे ये एक कोड दिया गया है कि हमने अपना मेन फंक्शन मेन सेक्शन में शुरू किया, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। तो यहाँ पर देखें कैरेक्टर डाटा टाइप और आगे वेरिएबल का जो नेम है वो ग्रेड है। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेड हैं वो अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर्स में आते हैं, वो नंबर्स में तो हम बताते नहीं है, वो या वो ग्रेड A होते हैं या B हैं या आपके B+ ग्रेड होते हैं। तो हम ग्रेड्स का हमेशा जो बयान करते हैं वो अल्फ़ाबेट्स में या कैरेक्टर के थ्रू करते हैं। इंटीजर वैल्यू, यानी वैल्यू में हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है, हमारे पास नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये डिक्लेयर करने का एक छोटा सा कोड लिखा हुआ था। अब हमने डिक्लेयर तो कर दिया, अब हमने उसको इनिशियलाइज करना है, उसको चलाना है। तो स्टूडेंट्स, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी आपने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो इसको आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। C language allows us to initialize a variable both at the time of declaration and after declaring. Students, C language के अंदर हमारे पास दोनों रूल्स हैं कि या तो जिस वक्त हम उसको डिक्लेयर कर रहे हों उसी वक्त उनको इनिशियलाइज कर दें यानी वैल्यूज़ दे दें, या फिर हम आफ्टर डिक्लेयरिंग इट यानी पहले उसका नाम बताएं और उसके बाद उसके अंदर उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर दें। For initializing a variable at the time of declaration, we use the following journal structure. यानी अगर आपने डिक्लेरेशन के टाइम ही उसको इनिशियलाइज करना है तो उसका सिंटेक्स है कि जैसे आपने देखा कि डाटा की टाइप पहले हम लिखेंगे, वेरिएबल का नेम पहले लिखेंगे, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। आपने इनिशियलाइजेशन के लिए == का साइन लगाना है और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है और एंड उसको सेमीकोलन से कर देना है। यहाँ पर तो हमने स्टडी किया था कि इस जगह पर डिक्लेरेशन का कि यहाँ पर डाटा टाइप और वेरिएबल नेम और उसको एंड कर दिया एक सेमीकोलन से। इस वक्त यहाँ पर उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद हम जब इनिशियलाइज करेंगे तो उसके लिए आप डिक्लेरेशन के वक्त ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, == का साइन लगाने के बाद आप उसकी कीमत दे दें। फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ प्रोग्राम। अब ये नीचे एक प्रोग्राम है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। ये जैसे एक कैरेक्टर डाटा टाइप है और ग्रेड उसका वेरिएबल नेम है। यहाँ पर वो कमेंट्स, ये देखें स्टूडेंट्स, // सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ पर सिर्फ वो इस लाइन की, कोड की इस लाइन की वजाहत कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर्ड, यानी एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, ग्रेड, उसको डिक्लेयर किया गया है। एक और वेरिएबल वो यूज़ कर रहा है इंटीजर और उसमें वेरिएबल का नेम है वैल्यू, जिसके अंदर उसने यहाँ पर == का निशान लगाया और यहीं पर उसको इनिशियलाइज कर दिया और उसको वैल्यू दे दी 25। आगे एक मल्टी लाइन, स्टूडेंट ये देखें, यहाँ से आपका पिछला एक टॉपिक भी
रिवाइज हो गया कि जब मल्टी लाइन कमेंट देते हैं फॉरवर्ड सिंगल स्लैश और स्टैरिक का यूज़ करके उसने लिखा है वेरिएबल वैल्यू इज़ डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड और इसको एंड कर दिया। ये कमेंट है, वजाहत की है इस लाइन की। अब यहाँ पर जो उसने वेरिएबल को नाम दिया था, अब इसको यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया था। अब इस डिक्लेयर को करने के बाद यहाँ पर उसने इसको इनिशियलाइज किया है, ग्रेड में वैल्यू दे दी ए की, वेरिएबल ग्रेड इज इनिशियलाइज्ड और यहाँ पर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड कर दी। तो स्टूडेंट ये है एक तरीक़ाकार कि हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं, या आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आज हमारा जो यूनिट नंबर 1 था वो एंड हो गया है। उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स थे हमने तमाम के तमाम बुक से रीड आउट किए, हर एक को एक डिटेल से देखा। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज और रिलेटेड क्वेश्चंस और समरी की पॉइंट्स जो पूरे यूनिट्स के होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।